Now put up a heading, mole concept part 3. पूरे मोल कॉन्सेप्ट को हमने अलग अलग पार्ट 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना. अगर 5 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, पार्ट 1 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मोल, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मीनिंग ऑफ AMU, ये सारा किस पे देखा था हमने, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में. पार्ट 2 में नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के टोटल 6 फॉर्मूलेज देखे हमने. एलिमेंट्स हो तो एलिमेंट के लिए देखा एटॉमिक गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, कंपाउंड हो तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. गैस के लिए हमने क्या देखा था कि NTP पे, यानी NTP और STP का मतलब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसे हम कह सकते हैं NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो STP और NTP पे 1 मोल मतलब अगर मैं पार्ट 2 के जितने भी फॉर्मूले हैं उसे कंक्लूड करूं आज, तो वो एक इक्वेशन बना सकता हूं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोरोलरी, फाइनल कोरोलरी. कोरोलरी का मतलब होता है फाइनल इक्वेशंस. वो फाइनल इक्वेशन हम बना सकते हैं, जस्ट अ सिंपल फाइनल इक्वेशन वी कैन फॉर्म बाय सो कोरोलरीज का मतलब क्या है. जैसे अगर मैं फॉर एलिमेंट्स के लिए अभी लिखना नहीं, जस्ट समझना, फॉर एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट आप पकड़ लो, वो में कोई भी एक एलिमेंट, चलो बताओ भाई 1 to 20 में से कौन सा एलिमेंट हम ले लें, सोडियम को पकड़ लेते हैं, ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसका मास. अब इस 23 के पीछे हम ग्राम भी लगा सकते हैं और AMU भी लगा सकते हैं. अगर मैंने ग्राम लगाया तो 1 मोल का मास बन जाएगा. वेरी गुड. किसका बन जाएगा, मतलब मैं कोई भी एलिमेंट, कोई भी, उसके लिए ऐसा कह सकता हूं कि 1 मोल इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट. यस और नो, एटॉमिक वेट इन ग्राम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. ऐसा कह सकता हूं. अगर मैंने कहा कि मैं मार्केट गया और इतने सोडियम के एटम खरीद के लाया, तो बताओ कितने ग्राम सोडियम खरीद के लाया, 23 ग्राम, क्योंकि इतने एटम का मतलब 23 ग्राम ही है ना. कुछ बात समझ में आ रही है. अब इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. एक, आपको मोल दे दें और क्या पूछे, ग्राम कैलकुलेट करने को, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन. मोल दे दिया, एटम कैलकुलेट करने को दे दिया, हो गए 2 कैटेगरी. तीसरी कैटेगरी, नंबर ऑफ एटम्स दे दें और क्या पूछे, मोल. नंबर ऑफ एटम्स देके ग्राम. आ रहा है हमें. तो ये इक्वेशन, अगर इफ दिस इक्वेशन इज इन योर माइंड, देन यू कैन सॉल्व एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन उनमें बाय यूनिटरी मेथड, बिना फॉर्मूले. मान लो अगर आपको जितने पार्ट 2 का अगर आप देखोगे मेरे पार्ट 2 के नोट्स, तो उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, ठीक है. अभी एक क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ मैं, क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. तो ये हमें क्या देता है, नंबर ऑफ मोल्स देता है. आई बात समझ में. लेकिन अब क्वेश्चन आया, मान लो क्वेश्चन है, अब 2 तरीके हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको सामने लिखता हूँ कि सपोज मेरे पास है 18.066 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ सोडियम, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. अब एक सबसे शॉर्टकट, सबसे इजी तरीका क्या है कि इस वैल्यू को सीधे यहाँ रख दो और इससे डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. बट ये आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आपको ये फॉर्मूला याद हो. अगर ये फॉर्मूला बाय मिस्टेक भूल गए, ऊपर नीचे कुछ हो गया तो गड़बड़. फॉर्मूला याद होगा तो सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे. लेकिन ये क्या है, कॉन्सेप्ट है. अगर ये आपके माइंड में है तो आप इससे फॉर्मूला डिजाइन भी कर सकते हो. यहां से फॉर्मूला है, कैसे, अभी देखो मैं बताता हूं. इतने एटम मतलब 1 मोल, तो इतने एटम मतलब कितने मोल, कैसे करूंगा. सॉल्यूशन देखो जरा फिर से एक बार. 1 मोल इक्वल टू 1 Na, मतलब इतने सारे एटम्स. इतने एटम 18.066 इंटू 10⁻21 मिला के मान लो बनता है x मोल. ऐसा लिख दूं, माना कि x मोल, लेट द s मोल विल बी फॉर्म. सो क्या करना है आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे करना है.
इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 18.066 इंटू 10⁻21 इक्वल टू Na इंटू एक्स। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा Na। आपका आंसर आ गया कि नहीं? अरे वही बन गया तो यहाँ बनता। बात समझ में आ रही है? समझ में। ये कोरोलरी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो फॉर्मूले जिनको रटना नहीं है, जो फॉर्मूले अप्लाई, जो यूनिटरी मेथड, ये क्या है, यूनिटरी मेथड है। ये कौन सी मेथड है बेटा? यूनिटरी है। सो बट इफ दिस कोरोलरी इज इन योर माइंड देन यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड फॉर द एलिमेंट्स। क्लियर है सभी को? ये कोरोलरी समझ में आई, उसका एप्लीकेशन समझ में आया? सुनो ठीक है, ये लिखना नहीं, आपको सिर्फ कोरोलरी नोट करना है, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब। बट ये कैसे अप्लाई करना है उसका एक एग्जाम्पल था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कोरोलरी देखते हैं। नेक्स्ट किसके लिए आएगी कोरोलरी? फॉर कंपाउंड। ये किसके लिए थी? एलिमेंट के लिए। फॉर कंपाउंड, किसी कंपाउंड के लिए जो कोरोलरी लगाना है तो हम उसमें क्या बोलेंगे? 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हाँ या नहीं? तो ये कोरोलरी किसके लिए हो गई बेटा? लेकिन फॉर गैसेस एट एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी का मतलब क्या? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे ही किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू मोलिकुलर वेट ग्राम में इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 molecules equal to 22.4 लीटर इक्वल टू 22,400 ml। ये कोरोलरी किसके लिए? गैस पे। अब इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आप खुद ही सोचो। मोल दे देंगे, ग्राम पूछ ले, मोल दे के मोलिक्यूल, मोल देकर लीटर, मोल देकर ml में पूछ सकते हैं। यस और नो? अब इसको उल्टा कर लो, वॉल्यूम दे देंगे, मोल पूछेंगे, वॉल्यूम देकर ग्राम में वेट पूछ सकते हैं, वॉल्यूम देकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकते हैं। सोचो ना, मतलब मैं क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता हूँ ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 5.6 ml। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 5.6 ml। मेरे पास 5. अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? 2 रास्ते हैं आपके पास। एक, फॉर्मूला लिस्ट पे जाओगे। सबसे पहला रास्ता क्या है? ठीक है, जनरली 11th क्लास के स्टूडेंट्स एंड 9th 10th के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फॉर्मूला लिस्ट के ऊपर मूव करते हैं। किस पे मूव करते हैं? फॉर्मूला क्या पढ़ाया? बोले सर ने फॉर्मूला पढ़ाया नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 20,400 ml। लेकिन अगर मुझे यही क्वेश्चन किससे करना हो? कोरोलरी से, तो क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके समझने के लिए ना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। आपको अच्छा लगे श्रद्धा भक्ति तो आप साइड में लिख सकते हो, मुझे ना अभी नहीं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.6 ml कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैं इसे कोरोलरी से कैसे सॉल्व करूंगा? तो कोरोलरी मेरे माइंड में फिट है। क्या फिट है? कि मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुझे पता है कि 1 Na का मतलब होता है 22,400 ml। क्या पता है मुझे? 1 Na इक्वल टू 1 Na मॉलिक्यूल्स इतने ml के बराबर होते हैं। यस और नो? 1 Na मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 20,400 ml। सो 5.6 ml x मॉलिक्यूल्स के बराबर है। माना कि x मॉलिक्यूल, क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा? 5.6 मल्टीप्लाई में 1 Na भी है, x इंटू 20,400। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5.6 इंटू 1 Na डिवाइडेड बाय 20,400। इसको मैं क्या कर लूँगा? सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 56 1 जा
56 4 कितना हो गया 400, 56 इंटू 1 56 4 400, 400 इंटू 10 4000, हाँ या नहीं, कितना हो गया 4000। अब यहाँ पे कितना होता है 10 टू द पावर 23, वो जो 23 होता है वो 4000 के 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की पावर 20, 1/4 मतलब 0.25। तो मेरे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू पावर 20 मोलिक्यूल्स। आया क्या? ये किससे सॉल्व किया? कोरोलरी से। मुझे फार्मूला याद नहीं था, ठीक है, आया समझ? हालांकि इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस फार्मूला। देन जब वो इजी है तो फिर इन कोरोलरी की सर आवश्यकता क्या है? ये एक कंक्लूजन है, आपके ब्रेन में ये अच्छे से सेट हो जाना चाहिए कि किसी भी गैस का 1 मोल उसके मोलिकुलर वेट के बराबर होता है और उसके मोलिकुलर वेट में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब केमिस्ट्रिशियन और फिलोसोफर्स ने क्या किया था, इसको कांस्टेंट बना दिया था। क्या बना दिया? किसी भी एलिमेंट का मोलिकुलर वेट उन्होंने नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट करके डिज़ाइन किया। नहीं समझे? जब वो पीरियोडिक टेबल बनाने लगे उनमें, तो हर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर दोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा ना। सो उन्होंने क्या किया, जो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी है, सबसे बड़ी क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या कर दिए? कांस्टेंट कर दिए। और उतने एलिमेंट को कांस्टेंट करके, नंबर ऑफ आइटम्स को कांस्टेंट करके उनका क्या निकाला? वेट निकाला, और वही बन गया उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट। तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट, अगर आप भी मान लो आपने कोई अननोन एलिमेंट की डिस्कवरी करी, सपोज भैया आपने अपने स्कूल की ज़मीन में कोई गड्ढा खोदा अपने आमिर खान मुझे में, तो ये तो यहीं पे लगान वाले, तो इन्होंने चालू कर दिया वो ज़मीन को। किसी ने बोला कि ना हनीफा की ज़मीन में एक नया एलिमेंट है जिसको बेचोगे तो करोड़पति बन जाओगे। तो भाई साहब को समझ में आ गया वो जी में प्लान, वो जी में अगले दिन गए डायनामाइट लाए, सबसे पहले काम क्या किया? एक पूरी बिल्डिंग उड़ाई वो जी में, ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ठीक है। जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो कौन आना, कोई टेंशन नहीं बोली। तो डायनामाइट से भाई साहब ने पूरे सब जमीन उड़ाया, गड्ढा किया, वो जी में नया एलिमेंट खोज लाया। लेकिन ये बताएंगे क्या कि ये है क्या, ये नया एलिमेंट है कौन, इसका नाम क्या है, इसका क्या है, कुछ तो रखना पड़ेगा ना नए एलिमेंट का मूल में। और उस न्यू एलिमेंट का क्या बताना पड़ेगा? एटॉमिक वेट। तो ये अपने मन से कुछ भी एटॉमिक वेट नहीं रख सकते हैं कि मैं मेरे पास माइक्रोग्राम है, मेरे पास 1 ग्राम है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, उस नए एलिमेंट के इतने एटम मिलकर जो वेट बनता होगा वही उस एलिमेंट का क्या होगा? एटॉमिक वेट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ दी पार्ट 2। हमने पार्ट 2 में जो फॉर्मूले पढ़े थे उसका ये क्या है? कंक्लूजन है, एनालिसिस है, कोरोलरीज है। दिस इज कोरोलरी फॉर एलिमेंट, कोरोलरी फॉर कंपाउंड, कोरोलरी फॉर गैस। कोरोलरी का मतलब होता है कंक्लूजन, फाइनल एनालिसिस वो में ऑफ ऑल द गिवन फॉर्मूलाज। आया समझ में? तो जो क्वेश्चन आपने फॉर्मूले से सॉल्व किए उन्हीं को आप क्या कर सकते हो? कोरोलरी से ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? गेटिंग एवरीवन? तो लिखना कैसा है उसमें, आप हेडिंग यहाँ मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 डाली है, बट अब यहाँ पर लिख दोगे फाइनल कंक्लूजन ऑफ पार्ट 2, पार्ट 2 फॉर्मूलाज, फाइनल कंक्लूजन्स ऑफ पार्ट 2 फॉर्मूलाज। वो तो पार्ट 2 में जो फॉर्मूले पढ़े उनका कंक्लूजन 1, 2 और ये 3 कोरोलरी आपको बनानी है। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.6 ml कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के हमने सॉल्व किया है। अल्टीमेटली लास्ट में वही कंडीशन आ जाती है जो फॉर्मूले से आती है, क्योंकि आंसर तो फॉर्मूले से लाओ या इससे लाओ सेम ही आएगा ना। गेटिंग? मुझे में सभी को बात समझ में आई बेटा? मुझे में कोई आपत्ति? आगे बढ़े? मुझे में सो यहाँ से इसको नोट कर लो, उनमें फिर आगे बढ़ते, ठीक है। सो आफ्टर द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या आने वाला है? अब हम देखेंगे रिएक्शंस बेस्ड, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं।
बट उससे पहले आपको आना चाहिए रिएक्शन को बैलेंस करना। जब तक आपको बैलेंस करना नहीं आएगी उनमें, सो हमें मोल कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस उनमें नहीं आएगा। इसकी ज़रूरत कहाँ है? सपोज ये मोल क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे पास में H2SO4 है, ठीक है, या अभी मैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो उसके लिए समझता हूँ कि HCl है। HCl और NaOH को आपस में रिएक्ट करने से बन जाता है NaCl। क्या बन जाता है? सो मैंने NaCl यानी सॉल्ट बनाने की एक फैक्ट्री डाली, किससे? HCl और NaOH को रिएक्ट करके, यानी पॉइंट मोल ही हमें बताएगा। अब आपको क्या पता, मान लीजिए आपके पास एक वेसल है, एक बड़ा सा इंडस्ट्री में फैक्ट्री खोली है, तो ऐसा तो नहीं कि 5-10 ग्राम बनाने के लिए, है ना, 5000 मुझे 50,000 किलो रोज बनाना पड़ेगा, मतलब लंबा चौड़ा टर्नओवर रखना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे 5000 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड पर डे बनाना है तो कितना HCl लेना पड़ेगा और कितना NaOH लेना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से। किससे बेटा? अब इसी को मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में कर देता हूँ आपके लिए, ना इसको आसान। इसी के साथ में यहाँ पे क्या बनता है? वाटर भी बनता है। तो जो बंदा इस रिएक्शन से नमक बनाने की फैक्ट्री खोलेगा उसको एक प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि साथ में पानी भी बनता जाएगा। वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी शुरू कर सकता है वो, कि भाई इससे वाटर की वेपर को कलेक्ट कर ले, कंडेंस करे, और कंडेंस करके प्यूरिफाई करके इधर नमक भी बेच रहा है लोगों को, इधर पानी भी बेचते जा रहा है। एक साथ 2 काम कर सकता है ना मुझ में। तो उसको भी ये बात समझ में आ गई भाई को कि अपना फैक्ट्री में एक साथ 2 काम चल रहे हैं मुझ में, है नहीं। अगर वो प्यूरिफाई नहीं भी कर सकता है तो क्या हुआ, कम से कम कंडेंस करके इस सेमी प्योर वाटर को उसको बेच सकता है जो वाटर प्यूरिफाई करके बेचने का काम करता है, ठीक है। तो वो तो हो गई बात की बात। अभी क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। अब पर डे भाई साहब 5000 किलो क्या बना रहे हैं? सॉल्ट, तो उसके साथ में वाटर भी बन रहा होगा, तो वो कैलकुलेट कर रहा है कि अब पर डे कितना वाटर निकलेगा। तो मुझे आप क्या बता सकते हो, हमें पर डे 3600 ग्राम वाटर चाहिए। कितना चाहिए? मतलब ml में कन्वर्ट कर लो इसको, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब ये कितना हो गया 3600 ml, मतलब कितना 3 लीटर 600 ml। ठीक है, तो बोल रहा है कि पर डे सिर्फ इतना वाटर भी अगर आता है तो कितना आता है पर डे, उसके लिए मुझे कितना HCl मार्केट से लाना पड़ेगा और कितना NaOH लाना पड़ेगा, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इतना पानी कब देंगी। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बहुत सारा उठा लाए ये भी इतने। अब इसको हम मोल से कैसे कर सकते हैं? देखो 3600 ग्राम को अगर मैं 18 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 200। क्या आ जाता है? और ये 200 क्या है? मोल है। 200 क्या है? मोल। इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा, बोले कहाँ लिखा है सर? आपने अभी लिखा मुझ में, लेकिन ये रिएक्शन पहले से बैलेंस थी। अभी कुछ समझ में आ रहा है? जब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 और 1 आया। और अगर यहाँ पे 200 बनाना है तो यहाँ भी 200 लेना पड़ेगा और यहाँ भी 200 लेना पड़ेगा ना। कुछ एप्लीकेशन समझ में आ रहा है कि 200 मोल्स वाटर पर डे बनाने के लिए उन्हें रिएक्शन वेसल में, जिस कंटेनर में ये हो रहा है, जिस फैक्ट्री में होगा, जहाँ पे भी वो ये करवाएगा, उसमें 200 मोल्स HCl के डालना पड़ेंगे और 200 मोल्स NaOH के। अब कितने ग्राम डालना पड़ेगा? तो 200 को मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलिकुलर वेट से, ठीक है, विच इज 37.5। 200 मल्टीप्लाई बाय 40। अब ये कहाँ से आया? तो आपको मोलिकुलर वेट निकालते आता है, और अगर मोलिकुलर वेट निकालना भूल गए तो नोट्स पीछे जाके देख लो। 23 + 1 + 16 14। क्लोरीन का होता है 35.5,
प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो आ गया 36.5। हो गया बेटा, क्लियर है? बोलो सर में कुछ एप्लीकेशन। तो देखो अभी लिखना कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ एक माहौल, एक अपने माइंड में, आपके माइंड में एक सीन क्रिएट करो कि व्हाट इज द एप्लीकेशन। इन द पार्ट 3 वी विल स्टडी अबाउट दी मोल कंसेप्ट इन अ रिएक्शन। हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस में मोल कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में केमिकल, बट उससे पहले क्या आना चाहिए आपको? रिएक्शन करवाना आना चाहिए। अभी तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी, लेकिन जब आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। सो बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को रिवाइज कर रहा हूँ, जो है ना, जो उसका पार्ट होता है। तो पार्ट 3 में हम रिएक्शंस पढ़ने से पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, बट लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्कशीट है जो मैं आप सबको प्रोवाइड करूँगा, वो आपके पास होना चाहिए। उसको प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला बनाना और रिएक्शन बनाना। तो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 का सब पार्ट यानी पार्ट ए, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 का एम हेडिंग क्या समझ में आ रहा है? मोल कॉन्सेप्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बट पहले क्या पढ़ना पड़ेगी? व्हाट इज रिएक्शन। और रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 का पार्ट ए है LOC, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये डालो हेडिंग भाई, है ना, पार्ट ए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये आपके पास होना चाहिए। अब ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से क्या मतलब है सर? जैसे इंग्लिश सीखने के लिए क्या सीखना पड़ता है? अल्फ़ाबेट्स नहीं आए तो इंग्लिश नहीं आएगी। वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट में केमिकल रिएक्शंस जानने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल शॉर्ट में देखना है ना, फटाफट में चलूँगा। हमने कैटायंस भी पढ़ा है और एनायंस भी पढ़े हैं। कैटायंस मतलब होते हैं पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो अभी सिर्फ देखो भाई, कैटायंस और एनायंस, दो टाइप के कैटायंस होते हैं। एलिमेंट्री कैटायन एंड मोलिकुलर कैटायन। ठीक है, अब ये कैटायन भी, एलिमेंट्री कैटायन भी 3 टाइप के होते हैं, +1, +2, +3। वो एलिमेंट जिनमें +1 का चार्ज होता है। अब +1 वाले कौन कौन है? जो ग्रुप 1 में आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में क्या बेटा 1+ का चार्ज है। और यहाँ पे आने वाले कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम। +3 में कौन आता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सब क्या हुए? एलिमेंट्री कैटायन। मोलिकुलर कैटायन में कौन आता है? NH4+। इसका नाम क्या है? अमोनियम। क्या नाम बेटा? अमोनियम। क्लियर है? सो ये हो गया हमारा अमोनियम आयन। तो इसमें यह अमोनियम को याद रखना है। ठीक है, अभी एलिमेंट्री कैटायन की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटोनियम यानी हाइड्रोजन भी होता है। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन H+। ठीक है, अब एनायंस को देखो। एनायंस भी 2 पार्ट में। व्हेन एलिमेंट एक्ट एज एनायन, एलिमेंट एक्ट एज एनायन में -1, -2। -1 में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इनका नाम क्या हो जाता है? फ्लोराइड। नाम के पीछे क्या आया? आइड। किसी के नाम के पीछे आइड कब आता है? यानी जो यहाँ पर हम जो सफिक्स ये होता है, जनरली जो सफिक्स होता है, सफिक्स आइदर आइड और एट, आइदर आइड और एट। सो माइनस फ्लोराइन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। देखो 2 वर्ड तरीके से, जब आप किसी को बोलते हो मेरे पास फ्लोरीन है, आई हैव फ्लोरीन, तो मैं क्या बोलूँगा? ओनली F। आई हैव फ्लोराइड, F- है। क्या है? तो ये आयन बन गया, यानी F-, Cl-, ब्रोमाइड, Br-। अभी देखो इन सब के नाम क्या है? सोडियम नाम के पीछे क्या आता है?
ईएम। सो यहाँ जो सफिक्स होता है वो क्या आता है, IUM ईएम, ठीक है। और ऐसे ही -2 में कौन है, ऑक्साइड, सल्फाइड, समझ में आ रहा है, O पे 2 माइनस और S पे 2 माइनस। लेकिन कंपाउंड एक्ट एज एनायन, इसमें -1 वाले, -2 और -3। अब -1 में कौन कौन है, OH माइनस, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड। अब देखो पूरा नाम, देखो O पे कितना होता है, 2 माइनस होते हैं, H पे क्या होता है, प्लस होता है। जब एक O के पास एक H आया तो क्या हुआ होगा, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया होगा ना, तो नेट एक ही माइनस बचा, नहीं आया समझ। देखो O पे 2 माइनस, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। H पे क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, ये दोनों पास में आए, आपस में रिएक्ट करा, तो इन्होंने क्या बनाया, OH बनाया। लेकिन O पे कितने माइनस थे, तो एक प्लस और एक माइनस तो कैंसिल हो गया, न्यूट्रल, बट एक माइनस बच गया ना, तो अब नाम क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड में हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में, OH माइनस। फिर कौन आएगा, NO3 माइनस, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। नाम के देखो पीछे क्या आया, 8, तो या तो नाम के पीछे क्या आता है, आइड, या फिर 8। फिर NO3 माइनस के बाद CH3COO माइनस, नाम क्या है इसका, एसीटेट। क्या नाम है, एसीटेट। -2 में आता है हमारे पास SO4, इसे क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलेंगे, अरे -3 में कौन आता है, PO4 माइनस, इसे बोलेंगे फॉस्फेट। आया समझ में। ये मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं और भी एनायंस हैं बहुत सारे। सो दिस आर, इनको यूज कैसे करना है, तो ऐसी एक कैटायन और एनायंस की लिस्ट आप सबने 9th क्लास में पढ़ी होगी, एंड दिस लिस्ट इज यूज टू मेक केमिकल फॉर्मूला। उसे क्या बनाना सीखा होगा, और फॉर्मूला आएगा तो ही आप केमिकल रिएक्शन करवा पाओगे, फॉर्मूला आएगा तो केमिकल रिएक्शंस। बात समझ में। सो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का मतलब होता है दैट केमिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन लर्न हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शंस। अरे तो यहाँ पर ये पूरा कैटायंस और एनायंस का चार्ट है। अब क्या होता है, व्हेनेवर, जैसे आप इनमें से कोई सा भी, मान लीजिए मैंने सोडियम को पकड़ लिया, मैं सोडियम के सारे कंपाउंड बना सकता हूँ, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये पूरा प्लस का चार्ज है, और ये जो प्लस आया है, प्लस और माइनस, ये इनकी वैलेंसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वैलेंसी। किससे रिलेटेड है, वैलेंसी। वो सारे एलिमेंट जो ग्रुप 1 में आते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वही इनकी आउटर मोस्ट शेल में 2, इनकी आउटर मोस्ट शेल में 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। आउटर मोस्ट शेल से हमें क्या पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 1 देना चाहता है, ये 2 और ये 3। इन ये एक, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट द कैटायंस एंड दिस इज अबाउट एनायंस। नाउ हाउ टू यूटिलाइज इट, हर एक कैटायन इन सभी एनायंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। हम इसमें से किसी एक को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बाकी से दूसरा ट्राई कर सकते हो। तो ये वाला पोर्शन में एज इट इज रहने देता हूँ।
अभी आपने पूरा सुना है ना, आपको सिर्फ देखना है, अभी लिखना कुछ नहीं। अब जब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उनमें, तब आप ये पूरा अपने पास बना कर रख लेंगे एक पेज पे, समझ में है ना, दैट ये शुड बी इन योर। और जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ते चलोगे आपके पास ये एनायंस की लिस्ट और बड़ी होती जाएगी। यहाँ पे और भी बहुत सारे आएंगे। जैसे कैटायंस में चाहूँ तो मैं बहुत सारे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे Fe+2 भी लिख सकता हूँ, जिसे कहते हैं फेरस। यहाँ पे मैं Fe+3 लिख सकता हूँ, जिसे कहते हैं फेरिक। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक इंक्लूड कर सकता हूँ Cu+, इसे कहते हैं क्यूप्रस। यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ Cu+2, उसे कहते हैं क्यूप्रिक। ऐसी Ag+ अर्जेंटेट, ये सिल्वर। तो कैटायंस और एनायंस बहुत सारे हैं, ठीक है। हमें तो इनको यूज करना सीखना है। व्हाट वी हैव टू, हाउ टू यूज देम, इन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये इतने सारे कैटायन में से एक कैटायन को मैं ले रहा हूँ और उस कैटायन से क्या बनाऊंगा, केमिकल फॉर्मूला। कोई भी एक कैटायंस को मैं लेकर उसके इन सारे एनायन से रिएक्ट करूँगा। और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, मैं इनमें से एक कैटायन कोई सी भी एक कैटेगरी का ले लूँगा। मान लीजिए सपोज मैंने ये ले लिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से किसी एक को लेना है, यहाँ से एक को लेना है, यहाँ से एक को लेना है और यहाँ से एक को लेना है। इन सभी की इन सब से रिएक्ट करके ऐसी प्रैक्टिस शीट बनानी है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इनिशियल स्टेज में ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको केमिकल फॉर्मूलेस पे दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है। तो ये पूरा नोट करोगे, ये पूरा चार्ट एक अच्छे से बना लोगे, ड्रॉ कर लोगे, और उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस सिखाता हूँ कि इस पर प्रैक्टिस कैसे करना है। Now how to practice on this list of cations and anion to make chemical formulas। अब मान लो मुझे केमिकल फार्मूला बनाना है, किस किस के बनाना है। पहले मैं नाम लिख लेता हूँ। आप मान के चलिए कि ये आपका नोटबुक का एक पेज है, ब्लैंक पेज। तो आप क्या करिए, यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम लिख देता हूँ, ठीक है, और इससे पूरा नाम लिखना शुरू करता हूँ 1 करके। तो इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम और इसे कहते हैं फ्लोराइड। नाम क्या बना, पहले नाम लिखेंगे एल्यूमिनियम फ्लोराइड, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, उसके बाद एल्यूमिनियम एसीटेट, देन एल्यूमिनियम सल्फेट, लास्ट वन एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो कितने केमिकल फॉर्मूले बनेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केमिकल फॉर्मूला एल्यूमिनियम के। ऐसे कितने कैटायंस आपके पास हैं, टोटल कितने कैटायन मैंने लिखा है, सोडियम पोटेशियम। अभी उसमें वापस सोडियम पोटेशियम गिनते हैं। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अमोनियम, 6 कैटायंस है हमारे पास। कितने कैटायंस हैं, 6। अभी हम 6 को ही काउंट कर रहे हैं, आपके पास और भी हैं, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। अगर उनको भी काउंट कर लूँ तो 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, एक एलिमेंट के 11 फॉर्मूले बन रहे हैं, तो 10 के कितने बनेंगे, 110। कितने फॉर्मूले बनेंगे, बन जाएंगे मुझे में। मैं 11 बना के सिखा रहा हूँ। अब 110 माइनस 11 कौन बताएगा, बताओ। 110 माइनस 11 कितना होता है, 1। वो 110 माइनस 11 11 कैंसिल, 0। मैं सही कर रहा हूँ, ऐसे ही करते ना।
110 माइनस 11, तो 11 से 11 कैंसिल, आंसर 0। 99 सही बोल रहे हैं? 99। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता बेटा? है ऐसा हो गया तो सारा मैच गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, वो सैलरी बांटने वाले को तो मज़ा आएगा, लेने वाले को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो ये तो मजाक मस्ती, मतलब 99 फॉर्मूले आपको बनाना है, 11 मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको बस यहाँ पे नाम चेंज करते चलना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई, है ना, ये होमवर्क सबको सबमिट करना होगा। अब नाम से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? सबसे पहले नाम, नाम के बाद सिंबल, नाम के बाद सिंबल, सिंबल के बाद उसकी वैलेंसी। ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले क्या लिखो? नाम, नाम के बाद सिंबल, फिर और उसके बाद कुछ याद आ रहा है? क्या है ये? नटवर सिंह चीफ मिनिस्टर, ऐसा मैंने ट्रिक बताई थी ना, उसमें वहाँ पे बीच में वी भी आ गया, है ना, वो चार्ज और क्रॉस मल्टीप्लाई और वी फॉर वैलेंसी आप है ना, तो सी में ही नटवर सिंह चीफ मिनिस्टर, आप वी हटा दो भाई, सी फॉर चार्ज एंड एम फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, नटवर सिंह चीफ मिनिस्टर, याद रहेगा। तो नटवर का एन तो यूज हो गया, नाम है। अब नाम के नीचे एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? फ्लोराइड का सिंबल क्या है? एफ। देखो यहाँ पे एफ माइनस लिखा है, तो माइनस नहीं लिख देना, इसलिए मैंने इन सब पे -1 है। ये उसका चार्ज बताता है, क्या बताता है? तो नाम के नीचे सिंबल आना चाहिए। वैसे तो मैं ये साइड में लिख रहा हूँ, अब भी साइड में लिखेंगे ध्यान से, ALF। इसके नीचे क्या आएगा? 3, इसके नीचे क्या आएगा? 1। आप अपने पास सामने, आप अपने एक पेज पर इस फ्लो चार्ट को बनाकर अपने सामने रखेंगे और उसको देख के करते चलेंगे। तो एल्यूमिनियम के नीचे, एल्यूमिनियम पे +3 लिखा हुआ था, तो ये 3 या 1, क्या करना है आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ALF3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। बनेगा इजीली। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बताओ अरफाक, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। वेरी गुड। क्लोरीन का Cl। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? 3 दिख रहा है ना यहाँ पे। क्लोरीन पे यहाँ पे लिखा है ना, इन सब का -1 है, तो यहाँ पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, क्या बन जाएगा? AlCl। अभी समझ में आया? अब मेरा सवाल ऐसा है मुझ में, जिसका आंसर आमिर खान देगा, लगान मूवी का डायरेक्टर, मुझ में ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 क्यों है? AlCl4 क्यों नहीं है? इसका फॉर्मूला, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि पानी का फॉर्मूला H2 ही क्यों बनाया साइंटिस्टों ने। कितनों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है? वाटर का फॉर्मूला H2 ही क्यों है? आज तक भेजे में नहीं आया। जिसको आता है जस्ट रेज द हैंड। एक देवी जी को आता है भाई। NTSC वालों को तो आना चाहिए, NTSC की क्लास में हमने पढ़ाया है। 2 स्टूडेंट को बताएं, बताओ बेटा। सर जब एल्यूमिनियम है वो +3 बनाता है, मतलब कि उसके पास टेंडेंसी है कि वो 3 क्लोराइड को बाइंड कर सकता है बॉन्ड बना के। इसके लिए वो 3 ही होता है, उसको 4 नहीं करता है। और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन के पास 3 नहीं, एक बहुत अच्छा वर्ड है वो चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ गलती से 4 क्लोरीन हो जाते तो क्या घटना घटती?
ऑल कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या सिखाया था? एक वर्ड सिखाया था आपसे, बताया द डिफरेंस बिटवीन चार्जलेस एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको सिखाया था जेब में पैसे वाले केस, याद है? है नहीं? एक के जेब में पैसे थे बट वो खुद के नहीं थे, और एक के जेब में पैसे ही नहीं थे। कुछ सीन याद आ रहा है? ठीक है, सभी लोग बेटे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसपे 2 वर्ड मैंने सिखाए। सुनो भाई, है ना, आराम से, ये सब सीखने की ये नॉलेज है। चार्जलेस एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसे सीखने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा केस उठाना पड़ेगा वो जिनमें। ठीक है, अपने आमिर खान को पकड़ लेते हैं। अभी ये क्या हुआ कि अरफाक मुझे बताइए, तो भाई करोड़पति आदमी है, तो ये अरफाक ने क्या करा कि आमिर खान को 1000 रुपये दिए। सुबह स्कूल आया जैसे ही मुझे में, इसको बोला कि ये 1000 रुपये रख ले। बोला रख ले, बोले मुझे में भाई साहब खुश मुझे में। अब आमिर खान बोले तो आज तो 1000 रुपये मिल गए। अब ये पहले लेक्चर सुबह 9:30 बजे का क्लास चालू हुआ वो में, इसका लेक्चर में ध्यान नहीं, आमिर खान का ध्यान है कि 1000 रुपये इस्तेमाल कहाँ करना है। मैगी खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, कितने पफ खाऊंगा, बोला बहुत होगा मुझे में। ठीक है, किसी को घुमाने ले चलता हूँ मुझे में, बाइक किराए पे लेता हूँ मुझे में, और मुझे में बढ़िया आनंद वानंद। 1000 रुपये कहाँ यूटिलाइज़ करना है, वो पूरा सीन उसके मामले में क्लियर है मुझे में, कि 1000 रुपीज़ का मुझे में। समझ रहे हो? जब अरफाक ने आमिर खान को पैसे दिए थे तब उसके खुद के पैसे कुछ भी नहीं थे मुझे में इसकी जेब, लेकिन अब इसकी जेब में 1000 रुपये हैं। आ रहा है भाई समझ में? ठीक है, लेकिन अब इसने पहले लेक्चर में आमिर खान ने पूरा सीन क्रिएट कर लिया कि आज तो स्कूल छूटते ही 3 बजे के बाद सबसे पहले मतलब जो है बाइक किराए पे लेना है, बाइक पे लेके फिर इसको बिठा के पीछे अपने को मस्त घूमने चलना है मुझे में। ठीक है, आइनॉक्स जाएंगे, PVR जाएंगे, ठीक है, रितु आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाएंगे, वो सारा मतलब मामला सेट मुझ में। 1 घंटे बाद अरफाक आया मुझ में और उसने आमिर खान को बोला अगर 1000 रुपये में से 1 रुपया भी खर्च हुआ मुझ में तो शाम को तू घर नहीं पहुंचेगा भाई। मुझ में वो तो अरफाक ने इसलिए दिया था क्योंकि आज इंस्पेक्शन होने वाला था, चेकिंग होने वाली थी स्कूल में कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लेके आता है मुझ में। उसने आमिर खान को पैसे दे दिए थे। ठीक है, तो अभी सवाल ये है कि आमिर खान की जेब में रुपए कितने? क्वेश्चन समझ में है? क्वेश्चन ये है, एट 9:30 द अरफाक इज गिवन 1000 रुपीज टू द आमिर खान। ठीक है, बट आफ्टर 1 hour ही सेड मुझ में डोंट स्पेंड अ सिंगल रुपीज फ्रॉम दिस अमाउंट मुझ में। नाउ टेल मी हाउ मेनी रुपीज इन द पॉकेट ऑफ आमिर खान? कोई काम के नहीं है पैसे उसके लिए, मतलब कुल मिला के वो 1000 रुपये बस उसने सिर्फ रखे हैं, उसे वो खर्च नहीं कर सकता मुझ में। कुछ बात समझ में आ रहे हैं मुझ में? उसके पास पैसे हैं बट नहीं है, ये कौन सी बात है? चार्ज है बट नहीं है, ऐसा होता है हमारा न्यूट्रल, ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दुनिया का हर कंपाउंड, ये मार्कर, आप, मैं, हम सब क्या है? न्यूट्रल है। अगर आपकी बॉडी पे चार्ज आ जाए प्लस या माइनस चार्ज, मान लो आपकी बॉडी में हमेशा चार्ज रहता है, क्या होगा? मजा आए रास्ते चलते कोई भी मोबाइल चार्ज करके चला जाए ठीक है, आपको हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा ना, क्योंकि हमारी बॉडी का गुड कंडक्टर। मान लो मेरी बॉडी पे प्लस चार्ज है, सपोज ऑलवेज प्लस चार्ज रहता है, क्या होगा? आप मुझे टच करोगे, आपके थ्रू वो चार्ज जाएगा अर्थ के अंदर, आपको क्या लगेगा? आपके बाल खड़े हो जाएंगे, हाँ या नहीं? मुझ में अगर हर ऑब्जेक्ट की सरफेस पे चार्ज रहने लग गया तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब किसका फ्लो? नेगेटिव चार्ज का फ्लो।
आ रहा है? तो ये इतनी कहानी क्यों घूम रही है? मतलब सर फॉर्मूले बनाते बनाते हम कहाँ आ गए? क्योंकि क्वेश्चन ये उठ रहा था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 क्यों है, AlCl4 क्यों नहीं? अगर AlCl4 होगा तो AlCl4 पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, और अगर पानी का फॉर्मूला मैंने H3O कर दिया तो उस पर एक प्लस आ जाएगा ना, मुझे में। और अगर पानी का फॉर्मूला H3O प्लस, तो आप पानी पी ही नहीं सकते थे, मतलब जैसे ही पिए बाल खड़े। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? समझ में? ऑल कंपाउंड शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल बनाने के लिए, न्यूट्रल का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बट नेट चार्ज 0। जेब में पैसे हैं, पैसे खर्च नहीं कर सकते तो वो नहीं है भैया। इससे अच्छा यही बोलो ना, कोई पूछे कि तुम्हारी जेब में कितने रुपए नहीं है, क्योंकि जिसके वो खर्च तो हम कर ही नहीं सकते ना। कोई बात समझ में आ रही है? सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, सो नेट चार्ज 0। और चार्जलेस मतलब है ही नहीं। तो एक जिसकी जेब में पैसे हैं बट वो खर्च नहीं कर सकता, तो भी उसका जेब भी खाली, पर पैसे हैं बट खर्च नहीं कर सकता, इसलिए खाली कहला रहा है तो सही ना, बट खर्च। और एक के पास तो है ही नहीं, उनमें जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता वो कहलाता है चार्जलेस, नो चार्ज। सो यहाँ चार्ज होता है बट प्लस और माइनस दोनों होते हैं। सो कोई भी फॉर्मूला जब बनाओगे, कोई भी केमिकल का फॉर्मूला, कोई भी केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, उसमें नंबर ऑफ प्लस और माइनस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल। तो H2O में O पे 2 माइनस होता है और H पे 1 प्लस होता है, यहाँ बनाया था। तो 2H मतलब 2 प्लस, 1O मतलब 2 माइनस, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ माइनस बराबर हो गए। अभी देखो जरा यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितने प्लस होते हैं? 3। एक क्लोरीन पे 1, तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस, तो नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ माइनस क्या हो गए? बराबर हो गए ना। तो नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ माइनस मुझे में। सो आंसर समझ में आया? क्या आंसर है? अगर आपसे कोई पूछे, और कोई आपसे नहीं पूछो तो आप पूछ लो भाई, छील दो उसको कि H2 का फॉर्मूला H2 ही क्यों होता है, याद से समझ में नहीं, बोले H3 क्यों नहीं है। समझ में आया? क्या पूछोगे? समझ में आया भाई? उनमें तो उसको आंसर क्या होना चाहिए कि द फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और H2 का फॉर्मूला H2 इसलिए है क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसलिए वो फॉर्मूला है। आई क्या बात समझ में? बोलते ही नहीं। कोई दिक्कत? शक, शंका, समस्या? माथे पे 3 सल उन्हीं में। चलो, तो ये एल्यूमिनियम ब्रोमाइड अब बन जाएगा फॉर्मूला। डायरेक्ट लिखूं AlBr3 Li3, ये तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। फिर से हम याद करते हैं नटवर सिंह, नाम तो लिखा हुआ है, सिंह मतलब सिंबल, तो एल्यूमिनियम का सिंबल L, ऑक्साइड का सिंबल O, एल्यूमिनियम पे चार्ज 3, ऑक्सीजन पे चार्ज 2, फॉर्मूला क्या बन गया? Al2O3। अरे बना कि नहीं? एल्यूमिनियम सल्फाइड Al(S)(3)(2) क्या बन गया? Al2S3, एल्यूमिनियम सल्फाइड। अरे बना कि नहीं? चलो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, ये जो कंपाउंड होते हैं ना, इन सब को मैं दुल्हन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ भाई? और दुल्हन कहाँ रहती है? दुल्हन किस में रहती है? घूंघट में। कहाँ रहती? तो घर में रहती है मुझे में। लेकिन दुल्हन किस में रहती है? घूंघट में है। देखा ना घरों में सब ऐसे वो ना पर्दा प्रथा चलती है मुझे में ना। पुराने घर, किसी घर में चले जाओ मुझे में, आजकल तो पर्दे बचे ही नहीं है। ठीक है, तो पहले के ज़माने में बड़े बड़े पर्दे होते थे मुझे में, और अगर किसी का दुल्हन का चेहरा देखना हो तो नीचे होता। चलो भाई, सो ये ब्रैकेट मतलब क्या है? घूंघट। इन सबको किस में रखना है? ब्रैकेट में। ठीक है, ये सब याद रखने के तरीके और कुछ नहीं है ना। एक बार प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए, फिर आप सब भूल जाओ कौन दुल्हन, काहे की दुल्हन, वो नहीं मैं बाद में नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नटवर सिंह को याद करो। नटवर तो है
सिंक बचा है एल OH, OH को किस में लिखोगे ब्रैकेट में, है ना। देन 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी ये थोड़ा सा ये हटा तो चलेगा। ये फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड तो आपको याद ही है। ये वायर किसी दिन मेरे को गिरा के रहेगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, AlOH। ये दोनों 3 बार हैं, ऐसा मत लिख देना AlOH3, ये तो नया चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, फिर से गड़बड़ हो गया ना मामला। एल्यूमिनियम पे 3+, H पे 3+, उनमें और O पे 2-, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है ये, बात आई समझ में। उसमें इसका मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर कि मतलब ये दोनों होल लिखते हैं ना, होल थ्राइस होल ट्वाइस, ऐसा समझ में आता है ना, थोड़ा बहुत तो आता है कि नहीं मुझे में। शाबाश, चलो अभी किसका बनाएंगे, एल्यूमिनियम, फिर से बना लें। Al दुल्हन है, ब्रैकेट में जाएंगे 3 क्या फॉर्मूला बन जाएगा, LNO3 होल थ्राइस बन जाएगा। अब बनाते हैं एल्यूमिनियम एसिडेट, एल एसिडेट मतलब CH3COO, दुल्हन है, ब्रैकेट में लेंगे, यहाँ पे यहाँ 1 क्या बन जाएगा, AlCH3COO होल थ्राइस। अरे बना कि नहीं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का यहाँ बना देता हूँ, देखो नटवर सिंह को याद करते हैं, नटवर मतलब नाम, एल्यूमिनियम सल्फेट, नाम के नीचे सिंबल AlSO4, दुल्हन है इसलिए घूंघट में, यहाँ 3 यहाँ 2 क्या बन गया, Al2SO4 होल थ्राइस। SO4 पूरा पूरा SO4 3 बार है, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम फॉस्फेट, नटवर सिंह सिंबल Al3 दुल्हन है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, Al3PO4 होल थ्राइस, लेकिन जब दोनों ही 3 बार हैं उसमें, तो हम 3 से 3 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे 3+, एक PO4 पे 3-, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट। जब दोनों नंबर सेम हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे अगर दोनों तरफ 1-1 होता तो 1-1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, वैसे दोनों तरफ 3-3 है। आया समझ में। तो ये 11 फार्मूलाज बने, किसके बने, एल्यूमिनियम्स के। किसके बने। अब आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही 11 फार्मूले बनाना है, किसके लिए, दूसरे कैटायन के लिए। मतलब यहाँ एल्यूमिनियम की जगह क्या, सोडियम, एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम, अमोनियम, समझ में, क्लियर है। और जैसे एनायन में दुल्हन है, वैसे ही कैटायन में भी एक दुल्हन है, कौन, अमोनियम, है ना। तो अमोनियम को भी ब्रैकेट में लिखना है, ये ध्यान से सुन लेना। जहाँ आपने चार्ट बनाया है वहाँ पर अमोनियम के आसपास ब्रैकेट, यानी ये सब ब्रैकेट में आते हैं, क्लियर है। केमिकल फार्मूला बनाना आया सभी को, समझ में। तो एक फ्लो चार्ट बनेगा सोडियम का, एक पूरे पेज पे, एक मैग्नीशियम, ठीक है, एक अमोनियम, एक सोडियम का, एक मैग्नीशियम का और एक अमोनियम का। कितने फ्लो चार्ट बनाना है, 3, ठीक है। सबके 11-11 फार्मूले बनेंगे। तो किसको आता है जरा मल्टीप्लाई करना है, बताओ। 11 × 3 33 आएगा, मुझे ध्यान है कितने फार्मूले बनाना है, ठीक है। और ये तो मैंने बना के रखा है, इसकी प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। सभी को समझ में आया, ठीक है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग to learn how to make a chemical formulas, although it was the topic of the 9th class, है ना। I have already told you
टू मेक अ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूलाज बनाने का जो प्रोसेस है ये आप 9th क्लास में सीख चुके होते हैं, लेकिन वहाँ इतनी प्रैक्टिस नहीं की होती और इतने सारे एनायंस नहीं पढ़े होते हैं। जिन्होंने 9th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो उन्हें दिक्कत नहीं जाएगी मुझ में। आप देखो 9th में केमिकल फार्मूला बनाना सिखा देते हैं, इसीलिए 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता है। मतलब जब तक फार्मूला नहीं आएगा आपको रिएक्शन नहीं आएगी। तो जो मैं अब रिएक्शन दे रहा हूँ मुझ में, वो रिएक्शंस करवाने के लिए आपको फार्मूला बनाना आना बहुत ज़रूरी था मुझ में, बिना उसके नहीं आएगा। सो पुट अप अ हेडिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस है ना। हम आयोनिक केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? आयोनिक केमिकल रिएक्शन। सो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करके दिखाइएगा, जिसको आता है, जिसको अभी आपके माइंड में वो चार्ट भी होगा, नहीं होगा तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूँगा। मुझ में लिखो क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन कुछ ऐसी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन कराते हैं रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बताना है कि इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, और बनने वाले का नाम और फॉर्मूला दोनों लिखना है, नाम भी और फॉर्मूला भी। मैंने तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट के सिर्फ नाम ही दिए, आपको फॉर्मूला भी ना। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों रिएक्टेंट के फॉर्मूले भी लिखना है और बनने वाले प्रोडक्ट के नाम और फॉर्मूले भी, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। दूसरी रिएक्शन आपके सामने है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट प्लस वाटर, अमोनियम फॉस्फेट प्लस वाटर, ठीक है। चलो जिसको आता है भाई ट्राई करो, मुझ में 1 मिनट का टाइम है। अब देखो रिएक्शंस कैसे कराते हैं, व्हाट इज द रूल फॉर केमिकल रिएक्शन, अपने माइंड में सेट करो। ये लाइनें डाल देता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या दिया था, अभी तो मैंने नाम दिया है, एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा होगा, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा होगा और आपसे प्रोडक्ट पूछेंगे। लेकिन कभी कभी सिर्फ नाम भी आ जाता है। तो हमें रिएक्शन कैसे करानी है, जो भी रिएक्टेंट दिया सबसे पहले उसका फॉर्मूला बनाओ। रोल नंबर 1 पहले तो फॉर्मूला बनाना तो आपको आ गया। नाम लिखा है, नाम से क्या, नाम के नीचे सिंबल के नीचे वैलेंसी, वैलेंसी के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ गया, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है H2SO4। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इसका जो केमिकल नेम है ये है सल्फेट और ये है हाइड्रोजन। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक करिएगा, देखेंगे किसका राइट होता है। अब रूल ये है, रूल समझना, when two reactant react with each other then cation of one reactant combined with anion of another reactant। हमेशा सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम बनाओगे, कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। क्या बनाना है, रूल क्या है, ऑलवेज मेक द नेम ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट। देखो एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस, हाइड्रोजन पे, सल्फेट पे इसका प्लस, इसका नाम क्या है एल्यूमिनियम, इसका नाम क्या है सल्फेट। दोनों को एक साथ लिखेंगे एल्यूमिनियम
आपको सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन का रूल ध्यान से सुनना और इसको लिख लेना अपने माइंड में रूल बना के। रूल नंबर 1, ऑलवेज मेक द नेम ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्लस कैटायन ऑफ वन रिएक्टेंट एनायन ऑफ अनदर रिएक्टेंट, दोनों के नाम को जोड़ दो। एक रिएक्टेंट के कैटायन का नाम और दूसरे रिएक्टेंट के एनायन के नाम को जोड़ दो तो एक प्रोडक्ट का नाम बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट। अब इसका क्या बचा, एनायन, और इसका बचा कैटायन। देखो इस पे प्लस था, इस पे माइनस था, तो इसका प्लस इसके माइनस से कंबाइंड हो गया। अब इसका प्लस इसके माइनस से कंबाइंड होगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन और इसको बोलते हैं क्लोराइड। दूसरा नाम क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। आया क्या समझ में? तो प्रोडक्ट के नाम बन गए। अब क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट के फॉर्मूले। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4, तो फॉर्मूला तो आपको आता ही है, Al2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा और ये बन जाएगा HCl। ठीक है, अभी तो आपने क्या बनाया, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार जब रिएक्शन आ जाएगी तब मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा। इतना आया बेटा? हाउ टू कम केमिकल रिएक्शंस का मतलब है टू लर्न हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना सीखना है। आपको प्रोडक्ट रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोडक्ट बनाओगे। अभी देखो अमोनियम फॉस्फेट, अब जिससे पूछे अमोनियम फॉस्फेट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल थ्राइस PO4 और वाटर के फॉर्मूले को H2O न लिखकर मैं लिखूंगा HOH। ये अपने रूल में बना लो, ये रूल है। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है लेकिन उसे हमेशा लिखा कैसा जाता है, HOH। H पे प्लस, OH पे माइनस। ये कॉपी के टॉप पे लिखना, रूल है। वाटर को हमेशा क्या लिखते हैं, H प्लस OH, H फॉर हाइड्रोजन, OH माइनस हाइड्रोक्साइड। मतलब वाटर का केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन। चलो अभी रिएक्शन कराते हैं। अब कौन बताएगा मुझे में आमिर खान मेरी मदद करेंगे। आमिर खान नहीं है भाई, चश्मे वाले भाई साहब। मुझे में इसमें प्लस और माइनस कौन है, NH4 प्लस है, ठीक है, और PO4 यहाँ पे। हाँ, अब क्या होगा, सबसे पहली स्टेप, इसका प्लस, इसके प्लस का नाम, माइनस का नाम हाइड्रोक्साइड। तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आया क्या समझ में, मुझे में? ठीक है, स्टॉप करो। सो पहला प्रोडक्ट बन रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर से सीख लो, तो दो रिएक्शन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक बार आ जाए। अभी इसका प्लस और इसका माइनस, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि दो रिएक्टेंट जब देंगे तो इसके प्लस का ब्याह कराना है इसके माइनस के साथ और इसके प्लस का ब्याह कराना है इसके माइनस के साथ, ठीक है। तो आपको आओ मिलके ब्याह कराएं, ऐसी प्रथा याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या बन जाएगा, आया समझ में? अभी तो नाम बने, नाम से क्या बनाना है, फॉर्मूले। तो क्या बन जाएगा, NH4OH, ठीक है, और हाइड्रोजन फॉस्फेट H3PO4 बन जाएगा, जो है फॉस्फोरिक एसिड। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बोले सर कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन नहीं करा सकते थे? करा सकते थे। अमोनियम फॉस्फेट की सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं करा सकते थे? क्या करा सकते थे? और मैं क्यों करो भाई, तुम कराओ। समझ में आया? तो अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए हो गए। क्या क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्यूमिनियम क्लोराइड की वाटर के साथ, अमोनियम फॉस्फेट की, और अगर आपसे 100% करेक्ट बन जाए तो समझना है कि आपको रिएक्शन कराना आ गया है, और नहीं आया तो प्रैक्टिस करना है। तो कैसे प्रैक्टिस करना है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ तक जब लिख लिया हो तो उसको पॉज करके पहले ये दो क्वेश्चन लिख लो। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विद वाटर एंड अमोनियम फॉस्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड।
और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम और फार्मूला मुझे बताओगे उसमें, ठीक है। 1 मिनट। तो 2 क्वेश्चंस दिए थे उसमें, नाउ यू कैन क्रॉस चेक दिस क्वेश्चंस। अगर और अभी हाल मैंने कहा कि आपने ये बिल्कुल 100% करेक्ट बनाया है नाम और फार्मूला, तो मतलब आपको आ गया है। और अगर आपसे गलत बन रहा है मतलब आपको अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। कैटायन और एनायन का पूरा लिस्ट यानी वो पूरा चार्ट याद करना ही होगा। आप फार्मूले कब बना पाओगे? जब आपको कैटायन और एनायंस का पूरा फ्लो चार्ट याद होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। सो मैंने क्वेश्चन दिया था एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की किससे करानी थी? वाटर से रिएक्शन करानी थी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वाटर को अब HOH लिख देता हूँ, है ना। हैबिट डाल लो वाटर को H2O लिखने के बजाय HOH लिखने की। और क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको पहले नाम बनाना है, बनने वाले प्रोडक्ट का नाम। मुझे इतना पता है कि इस पे प्लस होता है और इस पे माइनस होता है। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो नाम बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इट्स क्लियर। दूसरा नाम बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर मैं याद करूंगा नटवर सिंह चीफ मिनिस्टर को, है ना, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर नटवर सिंह। तो नटवर सिंह चीफ मिनिस्टर को याद किया तो इसके नीचे सिंबल AL, इसके नीचे OH, इसके नीचे 3, इसके नीचे 1। तो फॉर्मूला बन गया AlOH होल थ्राइस, बन गया। यहाँ बन जाएगा HCl। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4। इसकी रिएक्शन करानी थी किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, मतलब H2SO4 से। अब यहाँ पे इस पे प्लस और इस पे माइनस, इसको बोलते हैं अमोनियम, इसे कहते हैं सल्फेट। तो पहला नाम क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट। ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। अगर आपसे फॉर्मूले नहीं बन रहे हैं, आपसे रिएक्शन नहीं आ रही है, वॉच इट अगेन एंड अगेन, मुझ में इसके बिना केमिस्ट्री नहीं आएगा। सो अमोनियम सल्फेट, दूसरा इसका प्लस, इसका माइनस, इसके प्लस का नाम हाइड्रोजन, इसके माइनस का नाम फॉस्फेट, नाम बन गया हाइड्रोजन फॉस्फेट। आया क्या समझ में? अब बनाते हैं नाम से फॉर्मूला। नटवर सिंह को याद किया, नाम, नाम के नीचे सिंबल, उसके नीचे चार्ज। तो फॉर्मूला बनेगा NH। अभी देखो इसके नीचे आएगा 1, इसके नीचे आएगा 2, तो बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट H3PO4। क्लियर है? आया क्या समझ में? अब आपको इस रिएक्शन पे प्रैक्टिस कैसे करना है। नाउ होमवर्क, कितनी रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है। तो इसके पहले मैं आपको एक होमवर्क ऑलरेडी दे चुका हूँ, सबको करना ही है मुझ में। वो करोगे तो आपकी फॉर्मूले पे कमांड होगी। आपको 3 पेज पे 3 फार्मूला लिस्ट बनानी है। 33 फार्मूले की लिस्ट पहले से दे चुका हूँ। तो एक होमवर्क आपके पास, सबके पास ऑलरेडी है, टू मेक अ फार्मूला 33 फार्मूला। 33 11 फार्मूला ऑफ सोडियम, 11th फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड 11th फार्मूला ऑफ अमोनियम। एक होमवर्क है। दूसरा होमवर्क, अब आपने क्या किया, देखो समझो, इधर देखो भाई, आपके नोटबुक के एक पेज पे आप सब ने सोडियम के फार्मूले बना लिए। कितने? 11। कितने फार्मूले बना दिए? ध्यान से सुनना कैसे बनाया। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट। ऐसे 11 फार्मूले यहाँ बना के रेडी रखें। अरे रखे कि नहीं रखे? बिल्कुल रखे। तो एक पेज पे होमवर्क ये था आपका। दूसरे पे क्या है आपका? सेम ऐसा कि ऐसा किसका है? मैग्नीशियम का भी है। और थर्ड पेज पे आपका किसका है? अमोनियम का। तो ये तो 33 फार्मूले ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप सबको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। सोडियम के जितने भी 11 फार्मूले हैं, तो आपको एक और अपनी नोटबुक का एक पेज लेना है, उस पर ये सारे फार्मूले यहाँ लिख देना है। और इन सब की ध्यान से सुन लेना, सोडियम के जितने भी फार्मूले हैं इन सब की आपको फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन करानी है। किससे करानी है? मतलब सोडियम फ्लोराइड प्लस H3PO4, सोडियम क्लोराइड प्लस H3PO4, सोडियम नाइट्रेट प्लस H3PO4, सोडियम ऑक्साइड प्लस H3PO4। आया सभी की?
सोडियम के जितने भी 11 फॉर्मूले बने उन सब की किससे, ये होमवर्क नोट कर लेना, उन सब की आपको फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन करानी है। मैग्नीशियम में जितने भी बन रहे हैं मुझ में, उन सब की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करानी है, किससे? तो 11 रिएक्शन यहाँ आएगी, 11 रिएक्शंस यहाँ आएगी, और अमोनियम के जितने भी हैं उन सब की वाटर से रिएक्शन करानी है, किससे करानी है? अरे आया क्या समझ में? बोलते नहीं हो। तो 33 फॉर्मूले एंड 33 रिएक्शंस का होमवर्क आप सबके पास है, 6 पेजेस पे होना चाहिए। 3 पेज पे 3 फॉर्मूलेज ये पूरे, और ये रिएक्शन। अब रिएक्शन लिखना कैसे है? आप रिएक्टेंट का भले ही नाम मत लिखो, सिर्फ सिंबल, लेकिन प्रोडक्ट का नाम और फॉर्मूला दोनों होना चाहिए। प्रोडक्ट का नाम और बैलेंस अभी नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी बैलेंसिंग नहीं सिखाई, यहाँ तक करना है, उसके बाद बैलेंसिंग सीखेंगे। नाउ इट्स क्लियर? समझ में? सभी को होमवर्क समझ में आया? समझ में? ये कंपलसरी है, सबको अपनी नोटबुक में करना ही है। ये है मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 का पार्ट 1 यानी ए, कि मोल कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। वो सीखने से पहले हमें क्या आना चाहिए? रिएक्शंस आना चाहिए। रिएक्शंस नहीं आएगी तो मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है? इससे मोल कॉन्सेप्ट का कहाँ रिलेशन है वो कब आएगा? जब रिएक्शन आ गई, रिएक्शन आ जाएगी तो बैलेंसिंग आ जाएगी, तो मोल कॉन्सेप्ट भी आने लगेगा। समझ में? क्लियर है?